कल क्या पढ़ रहे थे अपन? प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड सबसे कॉमनली यूज्ड वेक्टर है। प्लाज्मिड के टाइप्स पढ़े थे कल अपन ने, सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, डबल कॉपी प्लाज्मिड एंड मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड। तो इन तीनों टाइप में से फ्रीक्वेंटली मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड के टाइप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वेक्टर की तरह, दैट इज PBr322। So first plasmid is PBr322. P stands for plasmid, जिसे सबसे पहले साइंटिस्ट बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम PBR रखा गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। Now 322 क्या है? 322 is the number which is given to distinguish this plasmid from other plasmid. So write down PBR 322, plasmid developed by B stands for Bolivar, R stands for Rodriguez. 322 is the number which is used to differentiate this plasmid from other plasmid. अब इस प्लाज्मिड का जो फिगर है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सिर्फ इस प्लाज्मिड की डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन साइट होती है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होगी, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है। ये दो जीन सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह फंक्शन करती है, जिसके बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट टाइप एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप को डिफरेंशिएट करते हैं। दिस जीन इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दिस इज टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन। एक ओरी साइट, कल अपन ने पढ़ा था एक स्पेशल ओरी साइट का होना जरूरी है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट शुड बी देयर सो दैट दिस प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। अब इस प्लाज्मिड को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइडेंटिफिकेशन साइट होती है। दिस साइट इज आइडेंटिफाइड HIND3। HIND3 क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से डेवलप्ड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। Similarly, this site is identified by CLA first. This site is again identified by EcoRI. ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम हैं जो इन साइट को आइडेंटिफाई करते हैं। Now, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है PBR322 का, जिसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के आइडेंटिफिकेशन की साइट आकर करती है। दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स है। मार्कर जीन्स मतलब वो जीन जिनके बेसिस पे अपन रिकॉम्बिनेंट टाइप को और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Now, two antibiotic resistant genes are there. One is ampicillin resistant, another one is टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आकर करती है। इन दोनों को सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहा जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब सपोज इस प्लाज्मिड में एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाएगा। सपोज डीएनए इज इंसर्ट इन दिस साइट,
यहाँ पे BAMH1 यूज करके साइट क्लीव की गई, यहाँ एक नया डीएनए सेगमेंट ऐड कर दिया गया। अगर इस जीन में नया डीएनए सेगमेंट ऐड कर दिया जाएगा तो ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नेचर को लॉस कर देगा। So now this plasmid or the bacteria having this plasmid won't be resistant to tetracycline, वो सिर्फ एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट नेचर शो करेगा। अब इन बैक्टीरिया को अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो किया जाए, दे फेल टू सर्वाइव इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम। तो इस बेसिस पर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से इजीली अलग किया जा सकता है। ठीक है, देखो एक बार और फिर बता देती हूँ, ये एक प्लाज्मिड है जिसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होता है वो दोनों एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होती है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के मीडियम में नॉर्मली सर्वाइव करती है। क्लियर? अब एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है। ये प्लाज्मिड अपन ने बाहर निकाला बैक्टीरियल सेल से। इस प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में इस सेगमेंट में एक नया डीएनए ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नाउ दिस प्लाज्मिड इज इंसर्टेड बैक इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी प्रेजेंट है। उस बैक्टीरियल कॉलोनी में से कौन से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले हैं और कौन से नहीं है, उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा? जिस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, दैट वोंट बी रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को ब्रेक कर दिया गया है। समझ में आया? वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नेचर नहीं शो करेगा, वो सिर्फ एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट नेचर शो करेगा। सो अगर टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो किया जाए तो दोज बैक्टीरिया फेल्स टू ग्रो। उन बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उनके प्लाज्मिड को निकाला जाता है एंड दैट इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। सो इन रेजिस्टेंट जीन के बेसिस पर अलग कर सकते हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। ओके, यहां तक समझ में आया? हाँ, नहीं होगा बैक्टीरिया। नहीं, अपन ने क्या किया, एक बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड निकाला, इस प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन में एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट डाल दिया। अब इस प्लाज्मिड को ऐसे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया गया जिसमें दूसरे प्लाज्मिड नहीं है या फिर इस तरह के प्लाज्मिड नहीं है। उस बेसिस पर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को अलग किया जाता है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया इज इजीली पॉसिबल। सो प्लाज्मिड्स आर आइसोलेटेड and a recombinant plasmid is inserted into bacteria. Now this bacteria randomly insert होगा ना, तो पूरी की पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो किया जाएगा पहले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम में। जो बैक्टीरिया फेल हो जाती है उस पे सर्वाइव करने के लिए, यानी उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उन बैक्टीरिया को निकाल लिया जाएगा। ये एक बैक्टीरिया नहीं, पूरी कॉलोनी को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि किस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड जाएगा दैट इज नॉट नोन। So the entire bacterial colony is grown in medium containing tetracycline. Dead bacteria जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनको आइसोलेट किया जाएगा और उन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला जाएगा क्योंकि उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है? हाँ, TBR 322 consists of Number 1, ORI, origin of replication, origin of replication site, origin of replication site, which allows production of multiple copies
of plasmid, multiple copies of plasmid. Next, ROP site. ROP site. It codes for proteins. It codes for protein involved in replication of plasmid. It codes for proteins involved in replication of plasmid. Okay, then next, antibiotic resistant gene. Antibiotic resistant genes which makes antibiotic resistant gene which makes plasmid resistant against antibiotic ampicillin and tetracycline, which makes plasmid resistant against ampicillin and tetracycline. These resistant genes functions as selectable marker gene, which helps in differentiating recombinant plasmid from non-recombinant plasmid. Recombinant plasmid from non-recombinant plasmid. Next point, many restriction endonuclease recognition site occurs in the plasmid. Okay, so ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं PBr322 प्लाज्मिड के. नेक्स्ट प्लाज्मिड इज PUC plasmid, that is plasmid developed at University of California. PUC नाम दिया गया है प्लाज्मिड which was developed at University of California. ये एक स्पेशल साइट बेयर करता है. It bears स्पेशल LAC-Z जीन. इसमें स्पेशल LAC-Z जीन होती है जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज करती है. Write down, it consists of LAC-Z gene which synthesizes enzyme beta galactosidase. Next plasmid is TI plasmid. इस पे frequently question पूछा गया है. TI plasmid. TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड.
tumor inducing plasmid obtained from Agrobacterium tumefaciens. जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन से ऑब्टेन किया गया है, इसे कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड. देन नेक्स्ट इज आरआई प्लाज्मिड. RI stands for root inducing plasmid. Root inducing plasmid, which is obtained from Agrobacterium rhizogene, which is obtained from Agrobacterium rhizogene. अब यहाँ पे अपन को मैक्सिमम प्लाज्मिड के नाम याद रखने हैं. पहला PBr 322, सेकेंड PUC प्लाज्मिड, थर्ड इज TI प्लाज्मिड. सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेड प्लाज्मिड है, कॉमनली यूज प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड. एंड नेक्स्ट इज RI प्लाज्मिड, दैट इज रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. अब ये जितने भी प्लाज्मिड्स हैं, ये कितने बड़े डीएनए सेगमेंट को कैरी कर सकते हैं? दे कैन कैरी डीएनए सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 किलो बेस पेयर. यानी इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज 10 kbp, 10 किलो बेस पेयर. मैक्सिमम दैट कैन बी कैरीड इज 20 kbp. इसका मतलब है अगर छोटा डीएनए सेगमेंट 10 किलो बेस पेयर तक कैरी करना हो तो प्लाज्मिड्स यूज किए जाते हैं. इससे बड़े डीएनए सेगमेंट्स के लिए दूसरे वेक्टर्स यूज किए जाएंगे. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मिड इज, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मिड इज 10 kbp. मैक्सिमम 20 kbp. kbp means kilo base pair. ओके, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मिड्स के. प्लाज्मिड के बाद नेक्स्ट जो वेक्टर पढ़ेंगे दैट इज फेज. Next vector is, second vector is phase. Phase मतलब virus. Two important virus are commonly used as vector. One is lambda phase and second is M13 virus. So first point, two phases commonly used as vector are lambda phase and M13 virus. अब लैम्डा फेज कैसा होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस है, जबकि M13 इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है. लैम्डा फेज इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, whereas M13 इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. लैम्डा फेज कॉमनली दो तरह से वेक्टर की तरह यूज होता है. पहला होता है इंसर्शन वेक्टर, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. लैम्डा फेज इज यूज्ड एज वेक्टर in two ways. Lambda phase is used as vector in two ways. Number one, insertion vector. लैम्डा फेज को दो तरह से वेक्टर्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. एक है इंसर्शन वेक्टर. इंसर्शन वेक्टर मतलब
लैम्डा फेज के डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक पॉइंट से ब्रेक किया जाएगा और एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट ऐड किया जाएगा, यानी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज डायरेक्टली इंसर्टेड। जब भी इस तरह से यूज किया जाता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इट कैन कैरी अप टू 9 kbp, किलो बेस पेयर डीएनए को कैरी कर सकता है। ठीक है, राइट डाउन इंसर्शन वेक्टर इन दिस an insert of 9 to 12 kbp, 9 to 12 kbp is directly inserted in phase DNA, is directly inserted phase DNA. Okay, second is replacement vector. रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्या किया जाएगा, फेज का जो डीएनए है वो 50 किलो बेस पेयर लंबा होता है, यानी लैम्डा फेज के डीएनए की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 50 kbp। इस 50 किलो बेस पेयर डीएनए में से जो नॉन एसेंशियल डीएनए का सेगमेंट है उसे काट कर निकाला जाएगा और उसकी जगह पर एक बड़े साइज के डीएनए को ऐड कर दिया जाएगा, यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 9 से लेकर 23 किलो बेस पेयर तक डीएनए को कैरी कर सकते हैं। जब ये रिप्लेसमेंट वेक्टर की तरह यूज होते हैं तब फेज के डीएनए में से एक डीएनए जो नॉन एसेंशियल पार्ट है डीएनए का, दैट इज कट एंड रिमूव, और उसके प्लेस पे एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? इंसर्शन में डायरेक्टली एक डीएनए सेगमेंट ऐड होगा, यानी जो फेज का खुद का डीएनए है जो अप्रोक्सीमेटली 50 किलो बेस पेयर लंबा है, इसमें एक फॉरेन डीएनए डाल दिया गया, यानी वो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। रिप्लेसमेंट में क्या किया जाएगा, फेज के डीएनए को कट करके नॉन एसेंशियल सेगमेंट इज रिमूव, सिर्फ एसेंशियल सेगमेंट और एक फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया जाएगा, इसलिए कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी जो 9 से 23 kbp तक हो जाती है। ओके, राइट डाउन इन दिस non-essential segment of phase DNA is cut and removed. Phase DNA is cut and removed so that carrying capacity increases from 9 to 23 kbp. तो ये कितना लंबा इंसर्ट कैरी कर सकते हैं, इंसर्ट मतलब कितना लंबा फॉरेन डीएनए कैरी कर सकते हैं, 9 से 23 किलो बेस पेयर वाला एक फॉरेन डीएनए कैरी कर सकते हैं। ओके, लैम्डा फेज सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैरी करने के लिए यूज होते हैं। M13 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस है, so it is used to carry single stranded DNA. Write down next point. M13 virus is used to carry single stranded DNA, is used to carry single stranded DNA segments which are specially suited for DNA sequencing, which are specially suited for DNA sequencing. डीएनए के जब सीक्वेंस बनाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में या फिर किसी बैक्टीरिया के डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में किया जाएगा तब M13 वायरस इज यूज्ड। ओके, सो ये सेकेंड वेक्टर है, दैट इज फेजेस। थर्ड वेक्टर इज कॉस्मिड।
कॉस्मेट आर द वेक्टर्स विच आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड. कैसे बनाए गए? फेज की कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में फेज की, फेज मतलब वायरस की कॉस साइट को ऐड कर दिया गया और जो नया वेक्टर बना उसे कहा जाता है कॉस्मिड. क्यों ऐड की गई? क्योंकि कॉस साइट डीएनए की सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो एक बड़े डीएनए सेगमेंट को कैरी करने में भी केपेबल है. तो राइट डाउन कॉस्मिड, कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड. हाँ, जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. वायरस साइट मतलब एक डीएनए सेगमेंट. फेज के अंदर एक ऐसा डीएनए सेगमेंट होता है जो ऐसी जीन होती है जो डीएनए को सुपर कॉइल्ड नेचर प्रोवाइड करती है. अगर सुपर कॉइल्ड नेचर हो गया तो छोटी सी जगह पे बड़ा डीएनए सेगमेंट कैरी किया जा सकता है. जबकि प्लाज्मिड में सुपर कॉइलिंग नहीं होती. तो क्या किया गया? वायरस की या फेज की कॉस साइट, कॉस जीन को निकाला गया और उस कॉस जीन को प्लाज्मिड में डाल दिया गया, जिसकी वजह से प्लाज्मिड एक बड़ा डीएनए सेगमेंट कैरी कर सकती है. ठीक है, नॉर्मली प्लाज्मिड की जो इंसर्ट कैपेसिटी है, कितना बड़ा डीएनए ले जा सकती है? 10 किलो बेस पेयर, मैक्सिमम अप टू 20 किलो बेस पेयर. कॉस्मिड की कैरिंग कैपेसिटी बढ़कर हो गई है 40 केबीपी. जब ये कॉस साइट प्लाज्मिड में डाल दी जाती है तो ये सुपर कॉइल नेचर प्रोवाइड करती है डीएनए को, जिसकी वजह से एक बड़ा डीएनए सेगमेंट कैरी किया जा सकता है. समझ में आया? Write down cosmid, that is cos site plus plasmid. Cos site of phase helps in supercoiling, thus enables packaging of larger DNA. Thus enables packaging of larger DNA. Carrying capacity increases up to 45 kbp. Carrying capacity increases up to 45 kbp. Okay. Then next is, fourth is phase mid. Phase mid में phase की फेज साइट अदर देन कॉस साइट, यानी कॉस साइट के अलावा मोस्ट कॉमनली कौन सी साइट है? एटीटी साइट. यहाँ पे सिर्फ इनका नाम याद रखना है अपन को. एक अलग अलग जीन्स होती है फेज के अंदर. एक है कॉस जीन. जब इस कॉस जीन को प्लाज्मिड में डालेंगे तब क्या बन जाएगा? कॉस्मिड. लेकिन इस कॉस जीन के अलावा अगर कोई दूसरी जीन ऐड की गई, कॉमनली यूज्ड इज एटीटी जीन प्लस प्लाज्मिड, इसे अगर प्लाज्मिड में डाला गया तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? फेजमिड कहलाएगा. तो राइट डाउन फेजमिड, फेज साइट अदर देन कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड फॉर्म्स फेजमिड. Then next vector is YAC. इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया है. YAC means Yeast Artificial Chromosome. YAC का मतलब है Yeast Artificial Chromosome. इसमें क्या किया जाता है? ये कैरिंग कैपेसिटी है लगभग 2500 MBP, यानी ये बहुत बड़े बड़े डीएनए सेगमेंट्स को कैरी करता है. इसे कॉमनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया था डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए. तो राइट डाउन 8 मेगा बेस पेयर. ओके, राइट डाउन. It can carry
very large DNA segments up to 2500 mbp, hence used in mapping larger genomes like human genome. Next carrier is BAC, that is bacterial artificial chromosome. ये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से डेवलप है, तो राइट डाउन BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, developed from bacterial plasmid of E. coli, developed from bacterial plasmid of E. coli, carrying capacity 30 to 300, carrying capacity is 30 to 300 kbp, किलो बेस पेयर. इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 30 से 300 किलो बेस पेयर तक होती है. देन नेक्स्ट इज शटल वेक्टर, 7th. ये जो वेक्टर्स हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डीएनए को ट्रांसफर करते हैं. So plasmids which are used to shuttle or carry a gene from a prokaryotic cell like bacteria to a eukaryotic cell like yeast. दो commonly used E. coli और yeast के बीच में जीन को ट्रांसफर करने का काम जो बैक्टीरिया जो वेक्टर्स करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शटल वेक्टर कहा जाता है. So write down plasmid used to carry, plasmids used to carry gene between a prokaryotic and a eukaryotic and an eukaryotic cell. Commonly कौन सी used है? E. coli is prokaryotic cell and yeast is a eukaryotic cell. इन दोनों सेल्स के बीच में जो वेक्टर डीएनए को कैरी करता है उसे क्या कहा जाता है? शटल वेक्टर कहा जाता है. तो ये कॉमन वेक्टर्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं टू कैरी डीएनए सेगमेंट्स.